नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो आपका सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट है उसका कंप्लीट कोर्स हम आपको 8 पार्ट में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 8 यानी कि आखिरी पार्ट आज होगा और कंप्लीट कोर्स आपका यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हो तो जाइए फोर्थ सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में और सभी पार्ट देख लीजिए, आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प करेंगे। और इसके अलावा फोर्थ सेमेस्टर की सभी प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी, टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी और आप फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। लाइव टाइमिंग है शाम 8 बजे, तो लाइव आकर भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आतंकवाद से संबंधित। ये आपका प्रश्न पूछा गया था सन 2018 में। आतंकवाद के संबंध में पूछा गया था कि आतंकवाद पर टिप्पणी लिखिए। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर में 2018 में इस टाइप से प्रश्न आया था। तो आप समझते तो हैं आतंकवाद को, पर उसको कैसे शब्दों में लिखेंगे उसको समझिए कि मानव जाति के विरुद्ध कुछ व्यक्तियों या जो गिरोह है उसकी हिंसा को आतंकवाद के नाम से जाना जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कुछ या मानव जाति जो है उसके विरुद्ध कुछ व्यक्तियों या गिरोह की हिंसा को आतंकवाद जो है वो कहते हैं। और ये आपका लोकतंत्र के विरुद्ध भी अपराध है, विश्वव्यापी समस्या भी है, और भी कह सकते हैं इसी के संदर्भ में कि जो हिंसक गतिविधियां होती हैं उसके द्वारा देश की अखंडता एकता को नष्ट करना चाहते हैं। अलगाववादी ताकतें, आतंकवादी, सारी चीजें आप लिख सकते हैं स्वयं से, पर बताने का मेन रीजन है क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। रफ करते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका टॉपिक सांप्रदायिकता। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। सांप्रदायिकता के संदर्भ में पूछा गया था क्या कि 2018 में प्रश्न आया था, टिप्पणी लिखिए सांप्रदायिकता के संदर्भ में। अब इसकी भी डेफिनेशन एक दो लाइन में याद रखिए कि अपने समुदाय के प्रति आस्था रखना और उसके ही कल्याण के लिए सोचना और दूसरे संप्रदाय के प्रति घृणा की भावना रखकर उसे हानि पहुंचाना या हानि पहुंचाकर अपने संप्रदाय का कल्याण समझना ही क्या है? सांप्रदायिकता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो अपना दो समुदाय हैं इस टाइप से, तो ये स्वयं का समुदाय है तो अपने समुदाय जो है इसके प्रति आस्था रखना, उसी के कल्याण के लिए सोचना, और जो दूसरा संप्रदाय है उसके प्रति घृणा की भावना रखकर उसे हानि पहुंचाकर अपने ही संप्रदाय का कल्याण करना क्या है? या कल्याण करना समझना क्या है? सांप्रदायिकता है। तो इस प्रकार से आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिकता आप जानते हैं संप्रदाय धर्म इस टाइप से बोलते तो बहुत बार हैं, पर जब शब्दों में लिखने की बात आती है वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसी को एक लाइन में अगर शॉर्ट में आपको कहना हो सांप्रदायिकता को, तो आप क्या कहेंगे कि लोगों द्वारा अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ मानना और दूसरे संप्रदाय से घृणा करना सांप्रदायिकता कहलाता है। लोगों द्वारा अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ मानना, दूसरे संप्रदाय से घृणा करना सांप्रदायिकता कहलाता है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए इसको दूर कैसे किया जा सकता है। तो पॉइंट वाइज कुछ आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि देश में शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि लोगों का दृष्टिकोण बदल सके, दृष्टिकोण व्यापक हो सके। फिर आप क्या कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पर्व सामूहिक रूप से मनाए जाए जिससे सभी जो संप्रदाय हैं उनके व्यक्ति भाग ले सकें। और आप क्या कह सकते हैं इसमें कि शिक्षा जो है, इसका जो पाठ्यक्रम है वो ऐसा तैयार किया जाना चाहिए जो कि राष्ट्र प्रेम और भावात्मक एकता से प्रेरित हो। और क्या लिख सकते हैं कि सांप्रदायिकता विरोधी वातावरण तैयार करने में संलग्न समाज सेवी जो संगठन है उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। वैसे बहुत से पॉइंट आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा सांप्रदायिकता दूर करने के उपाय। दोनों चीजें मैंने बता दी। अब बात करते हैं इसी के ही संदर्भ में, या इसी के बाद जो आपका आया था टॉपिक वो था गरीबी। इसको समझिए। तो गरीबी की अगर बात करें तो आप कह सकते हैं कि भारत में जो गरीबी है उसकी परिभाषा पौष्टिक आहार के आधार को लेकर दी गई है। और जो भारतीय योजना आयोग है उसके अनुसार किसी व्यक्ति को गांव में 2400 कैलोरी, कितनी 2400 कैलोरी प्रतिदिन, और शहर में अगर बात करें तो 2100 कैलोरी प्रतिदिन नहीं मिलता है, तो ये माना जाएगा कि वो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। ये किसके अनुसार है?
भारतीय योजना आयोग के अनुसार है। बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है, आपको याद करने में आसानी होगी, तो आप याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय योजना आयोग के अनुसार डेफिनेशन है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि है आपका जनसंख्या नीति के संदर्भ में। इसको समझिए, जनसंख्या नीति के संदर्भ में आपका प्रश्न पूछा गया था कब? 2016 में पूछा गया था। भारत की जनसंख्या नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आप क्या कहेंगे? जनसंख्या नीति को कुछ बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है, जैसे कि पहला अगर बात करें तो परिवार कल्याण से संबंधित चिकित्सा सेवाएं वाली जो सेवाएं होती हैं वो निःशुल्क व्यवस्था की जाए, इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा। फिर आप क्या कहेंगे इसमें दूसरे पॉइंट के तौर पर कि माता तथा बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को महत्व देना चाहिए। तीसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं इसमें कि लड़के और लड़कियों की जो विवाह आयु है वो क्रमशः 21 और 28 वर्ष करना, ये जो है इसमें कह सकते हैं बिंदु रखे गए थे उसके संदर्भ में। फिर आप क्या कहेंगे चौथे पॉइंट के तौर पर कि राज्य सरकारों को दी जाने वाली जो केंद्र सहायता है उसका 8% 8% विशेष रूप से परिवार कल्याण कार्यों के निष्पादन तथा सफलता से संबंधित करना। तो इस प्रकार के कुछ पॉइंट हैं, लगभग 4 मैंने बता दिए, इतने याद रखिएगा। 2016 में आपका प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, तो हो सकता है दोबारा से भी पूछा जा सकता है। भारत की जनसंख्या नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी, इस टाइप से प्रश्न पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। अब जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के संदर्भ में भी प्रश्न पूछा गया था, और वो पूछा गया था 2017 में कि जनसंख्या की जो तीव्र वृद्धि है उसके जो कारण हैं उस पर प्रकाश डालिए। तो बात करते हैं पॉइंट के आधार पर कौन कौन से कारण आप लिख सकते हैं। तो पहला कारण हो जाएगा भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारणों में कि जो मृत्यु दर है उसमें कमी, किसकी तुलना में? जन्म दर की तुलना में अगर बात की जाए तो मृत्यु दर में कमी एक रीजन हो जाएगा, बाकी आप उसको डिटेल में समझा सकते हैं। दूसरा आप कहेंगे ऊंची जन्म दर, इसी प्रश्न यानी जो पहला वाला पॉइंट है उसको अपोजिट तौर पर भी तो लिख सकते हैं कि जन्म दर मृत्यु दर की अपेक्षा जो जन्म दर है वो अधिक है, और जन्म दर से आज से क्या होता है, एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे बच्चों का जो जन्म है उसके संदर्भ में। भारत की अगर बात करें तो ये दर लगभग 25.8 है, और अन्य देशों में ये कम है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में 15 है, अमेरिका में 15 है, इस टाइप से अलग अलग। और आप क्या लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट के तौर पर? बाल विवाह। भारत या भारतीय समाज में जो विवाह है उसके संदर्भ में बाल विवाह भी एक रीजन हो जाएगा। और आप क्या कह सकते हैं जलवायु के संदर्भ में कि जलवायु का प्रभाव भी परिपक्वता पर पड़ता है, शीघ्र परिपक्व तो शीघ्र विवाह, उस टाइप से भी आप एक पॉइंट लिख सकते हैं गर्म जलवायु के संदर्भ में। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं धार्मिक कारण के संदर्भ में, इसमें धार्मिक स्तर को लेते हुए आप लिख सकते हैं। ऐसे पॉइंट आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, प्रश्न कोई कठिन नहीं है, मेन आपको अपने पॉइंट बनाकर यहाँ पर लिखने होंगे। तो करते हैं इसको, नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैंने गरीबी के संदर्भ में बात की थी, गरीबी के दो प्रकार भी होते हैं, उसको मैंने वहाँ पर बताया नहीं, यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ। गरीबी का पहला प्रकार होता है सापेक्ष गरीबी, और दूसरा होता है आपका निरपेक्ष गरीबी। इनको एक एक लाइन में समझ लीजिए। जो सापेक्ष गरीबी होती है इसको आप क्या कहेंगे कि सामान्य स्तर पर जो सुविधाएं हैं उनका जब अभाव होता है तो उसे हम सापेक्ष गरीबी कहते हैं, सामान्य स्तर पर सुविधाओं का अभाव। और जो आपकी निरपेक्ष गरीबी होती है इसमें आप कहेंगे कि जो मूलभूत आपकी सुविधाएं होती हैं उनका अभाव। मूलभूत मतलब क्या? जैसे कि रोटी कपड़ा मकान आप कह सकते हो, जो कि मूलभूत आवश्यकता ही है, उसमें अगर आपको वो नहीं है तो वो निरपेक्ष जो है वो गरीबी में आएगा। इस प्रकार से आप इसको अंतर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारतीय खाद्य निगम के संदर्भ में। भारतीय खाद्य निगम। अब भारतीय खाद्य निगम की सबसे पहले पूछी जाएगी स्थापना, तो आप क्या कहेंगे? स्थापना हुई थी 1964 में। फिर पूछा जाएगा इसका कार्यालय, तो आप क्या कहेंगे? नई दिल्ली में इसका जो है वो कार्यालय है। फिर भारतीय खाद्य निगम जो है इसके संदर्भ में पूछा जाएगा कि भारतीय खाद्य निगम पर प्रकाश डालिए, जो कि आपका सन 2017 में प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, तो उसमें आप क्या लिखेंगे?
उसको बात करने से पहले आप वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो, इतनी अच्छी अच्छी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो एक लाइक तो सभी का बनता ही है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य जो है वो कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। बात करते हैं भारतीय खाद्य निगम के संदर्भ में। तो स्थापना मैंने बताई 1964, कार्यालय नई दिल्ली। अब इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो आप भारतीय खाद्य निगम पर प्रकाश डालिए, जो मैंने क्वेश्चन बताया उसमें लिख सकते हैं। तो कुछ पॉइंट के आधार पर मैं बता देता हूँ। जैसे कि पहला पॉइंट आप कह सकते हैं, जो किसान हैं उनके हित की रक्षा के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन नीति के संचालन के लिए भारतीय खाद्य निगम आपका आया था, या स्थापना उसकी हुई थी। और आप क्या लिख सकते हैं, जो समस्त देश है इसमें सार्वजनिक खाद्य वितरण के लिए भी आपका ये आया था। और आप क्या लिख सकते हैं कि एक विश्वसनीय कीमत पर जो उपभोक्ता हैं उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराना, वो इसके अंतर्गत आता है। और भी इस टाइप से आप पॉइंट लिख सकते हैं। तो भारतीय खाद्य निगम मेन ये ध्यान रखिएगा, स्थापना और साथ ही साथ उसका जो प्रधान कार्यालय है वो कहाँ पर है। ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ, इसको रब करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका सांख्यिकी के संदर्भ में। पहले हेडिंग लिख देते हैं, सांख्यिकी। अब सांख्यिकी के संदर्भ में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि सांख्यिकी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आप क्या कहेंगे, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्टैटिक्स, STATISTICS, स्टैटिक्स। इटालियन शब्द जो है, यहाँ पर शॉर्ट में आई लिख देता हूँ, इटालियन शब्द जो है वो स्टैटिटा से बना है, स्टैटिस्टा, STATISTA, इससे जो है वो निकला है, बना है, कुछ भी आप कह सकते हैं। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्टेटमैन, STATES, स्टेट्समैन, अर्थात राज्य कार्य में कुशल, राज्य कार्य में कुशल। किंतु शब्द का जो व्यवहारिक अर्थ होता है वो दो प्रकार से लिए जाते हैं, यानी कि पहला अर्थ आप विषय जो स्टैटिक्स है इससे लेते हैं, और दूसरा सांख्यिकी जो आंकड़े होते हैं जिसे हम स्टैटिकल डाटा के नाम से जानते हैं उससे होता है। तो इस प्रकार से आप इसके अर्थ को परिभाषित कर सकते हैं। मैंने दोनों ही आधार पर जो है आपको बता दिया। यहाँ पर प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है सांख्यिकी का परिचय, पर आपके कोर्स में है तो पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट हमारा समाप्त हुआ। नेक्स्ट आपका देखते हैं जो कि है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के घटक। हेडिंग में लिख देता हूं, राष्ट्रीय, शॉर्ट में लिख देते हैं चलिए, खाद्य सुरक्षा मिशन के घटक। अब घटक में 3 घटक आते हैं, उनको नाम ध्यान रखिएगा। पहला आपका आएगा NFSM चावल, NFSM चावल। दूसरा आपका आएगा NFSM गेहूं, और तीसरा आपका आएगा NFSM, यहाँ पर भी रहेगा, और दलहन। तो ये आपके पूछे जाए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के घटक के संदर्भ में, तो ध्यान रखिएगा। फिर आपका प्रश्न पूछा गया था 2017 में खनन, उसकी बात करते हैं। पूछा गया था कि खनन का क्या अर्थ है, भारत में खनन व्यवसाय की जो विशेषताएं हैं वो लिखिए। तो खनन क्या होता है, जो पृथ्वी होता है उसके गर्भ से धातुएं निकाल देते हैं। अयस्क है, औद्योगिक चीजें या औद्योगिक अयस्क हैं या अन्य उपयोगी खनिज हैं, उनको बाहर निकालना खनन कहलाता है। इतना सिंपल सा डेफिनेशन है। तो खनन का अर्थ तो आप लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं कि आधुनिक युग में अगर बात करें तो खनिज या धातुएं हैं उनकी खपत इतनी ज़्यादा हो गई है कि प्रति वर्ष उनकी आवश्यकता बहुत से टन या करोड़ों टनों में आप कह सकते हैं जो है वो होती है। तो ये जो खपत होती है उसकी पूर्ति के लिए बड़ी बड़ी खानों की आवश्यकता जो है, उसकी यूज़, कोई भी चीज़ होती है पहले आपको अनुभव होता है कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है। तो बड़ी बड़ी खानों जो है उनकी आवश्यकता का उत्तरोत्तर अनुभव हुआ। फिर उससे क्या हुआ, जो खनिकर्म है उनने विस्तृत इंजीनियरों का रूप धारण कर लिया।
क्योंकि प्रश्न में आपका पूछा गया था कि खनन का क्या अर्थ है और खनन व्यवसाय की विशेषताएं बताइए, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये संसार के बहुत से अलग अलग देश है जिसमें भारत भी आता है। जो खनिकर्म है बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है। वास्तव में अगर बात करें तो प्राचीन युग में भी जो धातु थे या अन्य खनिज थे उनकी खपत बहुत कम थी, इसलिए छोटी छोटी खानें वहाँ पर पहले पर्याप्त थी। उस समय ये जो खानें होती थी वो लगभग 100 फुट की गहराई से अधिक नहीं जाती थी। जहाँ पानी निकल आया करता था वहाँ नीचे खनन करना असंभव हो जाता था। और उस समय आधुनिक ढंग के पंप आदि यंत्र भी नहीं थे। पर अब वर्तमान में अब तो आप देखते हैं सारी जो है वो सुविधाएं हैं। इस प्रकार से खनन जो है उसको अब परिभाषित कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने बता दी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा फोर्थ सेमेस्टर की आपको प्लेलिस्ट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है होम वीडियो प्लेलिस्ट में। यहाँ पर आप जब स्क्रॉल करेंगे तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और नीचे जाएंगे तो फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट कोर्स में ऑलरेडी करा चुका हूँ। देखिए फास्ट रिवीजन की प्लेलिस्ट अलग से है, सभी सब्जेक्ट के बहुविकल्पीय हैं। इसी प्रकार पूरी मैथ आपका एक एक टॉपिक वाइज है। सोशल साइंस आप देखेंगे इसी प्रकार है, साइंस के वीडियो हैं। और इधर जाएंगे आप तो पहला पेपर आपके सभी वीडियो हैं। 2019 के भी पेपर के सॉल्यूशन है, 2016, 2017, 2018 लाइन से सभी पेपर के सॉल्यूशन हैं फोर्थ सेमेस्टर के। आपके पास इतना सब समय है, आप आसानी से इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। और स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे इसी प्रकार 2019 के मॉडल पेपर भी पड़े हुए हैं जो कि मैंने इससे पहले वाले बैच के लिए कराए थे। और इसी प्रकार दूसरा जो पेपर है शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन वो सारे हैं। तो इन सभी को आप देख सकते हैं, आपके पास समय अच्छा खासा और जो कोर्स है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ आपके वन लाइनर क्वेश्चन आंसर भी आए थे 2019 में, उनको हम देख लेते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो होगा उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर फिनिश कर दी हैं। अब कुछ वन लाइनर 2019 के देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो वन लाइनर था उसकी अगर बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में आया था। तो पंचवर्षीय योजना से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पर पूछा यह गया था पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, तो आप कहेंगे 1951 से लेकर 56 तक जो है वो चली थी, ध्यान रखिएगा। फिर पूछा गया था चांदी मुख्यतः किस प्रदेश में पाई जाती है, तो आप कहेंगे चांदी मुख्यतः कर्नाटक जो है उसमें कोलार, राजस्थान जो है इसमें जाबर, बिहार जो है इसमें मानभूम, आंध्र प्रदेश जो है इसमें कड़या, कड़या लिख देता हूँ, इस प्रकार से लिखा जाएगा, इनमें पाई जाती है। चांदी मुख्यतः किस प्रदेश में पाई जाती है, इस टाइप से प्रश्न आया था। देखिए कोर्स में सारी चीजें हमने पढ़ ली, पर ये सब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो नॉर्मल जर्नल जीके से संबंधित आते हैं। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान अवश्य देना है कि आपको जनरल नॉलेज की जो प्रश्न हैं उनको भी थोड़ा सा रिवाइज करके जाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में ऐसा ही पेपर बना था कि कोर्स से ना आकर के सारी चीज़ें नॉर्मल आई थी। फिर अगर बात करें और क्या पूछा गया था, तो पूछा गया था सुलह कुल जो महोत्सव है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, सुलह कुल महोत्सव ये आपसे पूछा गया था कहाँ मनाया जाता है और ये होता क्या है। सबसे पहले अगर बात करें तो हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक होता है। और मनाया कहाँ जाता है ये पूछा गया था, तो आप कहेंगे आगरा में मनाया जाता है। फिर आपसे पूछा गया था विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस पर्यावरण सेक्शन में काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। इतनी चीज़ें हुई, इसको रब करते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न आया था आलू उत्पादन के संदर्भ में। आलू उत्पादन की अगर बात करें तो उसमें पूछा गया था यूपी का कौन सा स्थान है, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आप कहेंगे पहला स्थान है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस टाइप के ही प्रश्न आपके आए थे, जबकि देखिए चीज़ें हमने कितनी पढ़ी हैं, ए टू जेड सारी चीज़ें पढ़ी हैं, पर क्वेश्चन आपके नॉर्मल जी के ही टाइप के क्वेश्चन देखने को आपको मिले थे। तो पूरे चांसेस हैं कि आपकी फिर से देखने को मिलेंगे। इस टाइप की चीज़ें भी आप अलग से पढ़ सकते हैं कि चांदी उत्पादन में कौन फेमस है, चांदी उत्पादन में भारत का क्या स्थान है, आलू उत्पादन में, चावल उत्पादन में, ऐसे बहुत से जो स्टेटस है जिसमें पहला दूसरा स्थान भारत का या यूपी में किसका कौन सा स्थान है वो देख सकते हैं। फिर आपका प्रश्न पूछा गया था सूचना का अधिकार के संदर्भ में कि भारत में किस वर्ष लागू किया गया था, तो इसे 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित जो है वो किया गया था। और तारीख थी इसकी कितनी, 15 नहीं 12 मई थी। और इसी के बाद 15 जून 2005 में 15 जून 2005 में
राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई थी और लास्ट में इसे 12 अक्टूबर 2005 को ये कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू जो है वो किया गया था। तो सूचना का अधिकार भारत में सन 2005 में नॉर्मली सभी जानते हैं, पर डिटेल में इतनी 3 तारीख भी आपको पता होंगी। तो प्रश्न अगर आप आएगा तो आप वो सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। फिर आपका प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में जो ललितपुर है, क्या है? ललितपुर जिला, इसमें प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे कम मात्र 242, कितना? 242। और इसके बाद नंबर आते हैं सोनभद्र जिसमें 270, हमीरपुर जिसमें 275। इस प्रकार से सीरियल है, व्यक्ति जो है वो रह रहे हैं। इस प्रकार से नाम जो है वो ध्यान रखिएगा। ललितपुर उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। ये हो गया प्रश्न। फिर आपका प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश के, नहीं भारत के संदर्भ में, यूपी के लेवल में नहीं, भारत में पूछा गया था जो पवन ऊर्जा है उसके उत्पादन में कौन सा भारत का राज्य अग्रणी है? तो आप क्या कहेंगे? पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु राज्य जो है वो अग्रणी है। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा भारत का राज्य? तो आप कहेंगे तमिलनाडु राज्य था। और लास्ट अगला यहाँ से प्रश्न यानी कि प्रीवियस ईयर 2019 में पूछा गया था लिंगानुपात से संबंधित, तो इसको भी समझ लीजिए क्या होता है लिंगानुपात। शायद मैंने आपको जनगणना 2011 में बताया था कि लिंगानुपात या लिंग का अनुपात से तात्पर्य होता है किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष और जो स्त्री हैं उनकी संख्या का अनुपात। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार ये रेशियो कितना है? 9:3:100 है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 943 जो लिखा है ये महिलाओं की संख्या है और 1000 जो है वो पुरुषों की संख्या है। ये आपका 2019 के सभी मैंने प्रश्न लेटेस्ट करा दिए, जिससे आपको अंदाजा भी लग जाएगा कैसे कैसे प्रश्न आपसे जो है वो पूछे गए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। अब देख लेते हैं हमारा अगला और जो सबसे लास्ट चैप्टर है भूमंडलीकरण, उसके बारे में, और उसके साथ ही हमारा ये पार्ट भी समाप्त हो जाएगा। सारी चीज़ों को आप करते हैं, हेडिंग डालते हैं भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण के बारे में सबसे पहले आप क्या कहेंगे? इसका जो क्षेत्र होता है वो किन किन भागों में डिवाइड है। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, मेन मेन आप पॉइंट ध्यान रखिए इस चैप्टर से। तो एक होता है उदारीकरण और एक होता है आपका निजीकरण। उदारीकरण और निजीकरण ये भूमंडलीकरण के दो क्षेत्र हैं। प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा कि भूमंडलीकरण के क्षेत्र बताइए, तो आप कहेंगे उदारीकरण और निजीकरण। अब दोनों के बारे में एक एक लाइन भी समझिए। उदारीकरण क्या होता है? दूसरी जो कंपनी होती है उनको उदारता दी जाए, उसके संबंध में आपका उदारीकरण होगा। निजीकरण क्या होगा? जब निजी अधिकार प्राप्त हो जाता है, जैसे कि आपकी स्वयं की कंपनी है, तो वो आपका निजीकरण में आता है। तो बस एक एक लाइन इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। इस पर पेज कोई क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ना हो कि आप खाली छोड़ कर चले आए, आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी टच जो है वो करा दी हैं। तो सारे हमारे चैप्टर समाप्त हो गए। अब हम एक प्रश्न आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। और एसएसटी का हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट कौन सा जो कोर्स है उसको लेकर आएंगे, उसकी बात की बात देखेंगे। पर कल हम इसी समय देखेंगे जो आपका मॉडल पेपर है इस 2019 के लिए, उसको लेकर हम आएंगे। साइंस सब्जेक्ट का जो है मॉडल पेपर हम देखेंगे। पहले हम पेपर देखेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन उसका हम बाद में देखेंगे। तो अब देखते हैं वो प्रश्न। और प्रश्न देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है तो एक लाइक तो आप सभी का बनता ही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो मिस ना हो। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न है आपका जो कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र है, उत्पादक केंद्र, ये जो है वो भारत के किस प्रदेश में स्थित है? 4 ऑप्शन भी यहाँ पर आपका। ए ऑप्शन है आपका गुजरात,
बी ऑप्शन है आपका कर्नाटक, सी ऑप्शन है आपका तमिलनाडु और डी ऑप्शन है आपका केरल। ये आपका प्रश्न 2019 में सबसे लेटेस्ट में पूछा गया था। तो सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। और इसी के साथ हमारे ये आज का वीडियो भी समाप्त होता है। आज में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।